नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। आज अग्निपथ में हम बात करेंगे अंबेडकर की विरासत की, दावेदारी की, सियासत की। हमारा देश संविधान से चलता है। जितना सम्मान संविधान का है उतना ही सम्मान संविधान निर्माता का भी है। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिसको लेकर उनके अनुयायियों से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी सिलसिले में भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। और बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस बैठक में तय हुआ कि 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस पर हर बूथ पर कार्यक्रम होंगे। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस और भारत रत्न अंबेडकर की जयंती तक कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बैठक में तैयार की गई है। 7 से 12 अप्रैल तक गांव बस्ती चलो अभियान चलेगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर व्याख्यान समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन अभियान के तहत जागरूकता का काम भी किया जा रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू किया था, जिसमें अंबेडकर के गुणगान के साथ बीजेपी को संविधान विरोधी बताया गया था। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाती रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जन्म जयंती को लेकर तैयारियां भी उतनी ही हो रही हैं। दोनों ही दल खुद को अंबेडकर का और अंबेडकर को खुद का बताने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके पीछे आखिर क्या मकसद है? क्यों अंबेडकर की जयंती से पहले ही उन पर सियासत शुरू हो गई है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। पार्टी 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर हर जिले में व्याख्यान और प्रत्येक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उनके भाषण के जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करने का काम हर जिले में और प्रत्येक स्तर पर ले जाने का काम इस प्रकार से करेंगे। मूर्तियों पर, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों पर वहां सजाना, साफ सफाई, जो स्वच्छता का अभियान है, इस नाते से भी पूरे प्रदेश के अंदर सभी स्थानों पर, केवल एक स्थान नहीं, सभी स्थानों पर माल्यार्पण, मिठाई का वितरण और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 14 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता करेंगे। पार्टी 14 तो 6 तारीख को बीजेपी का स्थापना दिवस है और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। अब इस दौरान कई सारे जो दल हैं, यानी कि बीजेपी, तमाम कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस ने इससे पहले भी एक अभियान चलाया था। अब उस अभियान को इस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस नक्शे कदम पर कांग्रेस चल रही थी दलितों के लिए, उसी नक्शे कदम पर क्या बीजेपी भी चल रही है? इस पर हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी से। राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं। सिसोदिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं राजपाल जी आपसे ही करूंगा। राजपाल जी, इससे पहले कांग्रेस ने एक अभियान चलाया, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। आरोप लगाया बीजेपी हमेशा संविधान का अपमान करती है, महात्मा गांधी का अपमान करती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है। अब इसी नक्शे कदम पर क्या बीजेपी अब आगे चल रही है? स्थापना दिवस से बाबा साहब की जन्म जयंती तक कई सारे कार्यक्रम चलने वाले हैं। जरा इस कार्यक्रम के बारे में भी बताइएगा सिसोदिया साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही अपने महापुरुषों का सम्मान किया है और देश के लिए जिन जिन लोगों का जो योगदान रहा, उस योगदान को अविस्मरणीय करने के लिए समय समय पे कई सारे सरकार में होते हुए कार्यक्रम भी चलाए हैं और कई सारे हमने इस प्रकार के तीर्थ भी तैयार करने का काम किया है। अगर हम भारत के संविधान के निर्माता और हम सबके बाबा साहेब की बात करें, अंबेडकर जी की, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के
जीवन से जुड़े हुए 5 प्रमुख प्रसंगों को लेकर पंचतीर्थ बनाने का काम अगर कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही हुआ है। कांग्रेस की जब जब सरकारें इस देश के अंदर रही तब तब उनका घोर अपमान होने का काम हुआ, उनके जीवन काल में भी और उनके जीवन के बाद भी। पर हमने जब सरकार में आए तो हमने बाबा साहब की जहाँ जन्मस्थली महू, वहां पर जन्म स्थान को तीर्थ के रूप में तैयार किया। फिर जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, दीक्षा, राजपाल जी अभी हाल ही में सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा बोल दिया था, आपको भी याद होगा, जिसको लेकर कांग्रेस बहुत विरोध प्रदर्शन कर रही थी। उसका अर्थ उसको गलत तरीके से समाज में प्रस्तुत करने का काम किया। शाह साहब ने इस प्रकार का कुछ नहीं बोला था जिस प्रकार का प्रस्तुतिकरण किया गया। कांग्रेस ने उसको भ्रमित करने का काम किया। कांग्रेस अब जब सत्ता से बाहर होती है तो भय और भ्रम के राजनीति करने का काम करती है। उन्होंने हमारे भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जिस प्रकार की भाषा का और जिस प्रकार के वो जो नहीं बोला वो बताकर जनता को जाकर बात करने का काम किया, वह बात भी अपने आप में दूर होने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी अब इस बार जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा जो कांग्रेस ने निकाली थी उसके कितनी दुर्गति मध्य प्रदेश में हुई है, भारतीय जनता पार्टी सहित हमारे देश भर के प्रदेश भर के लोगों ने देखने का काम किया। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आ रही है। उस दिन हम राष्ट्रीय नेता जो है महू आएंगे और महू के अंदर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ करने का काम हम करने वाले हैं। 13 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बाबा साहब की प्रतिमाओं के स्थान पर जाएंगे और वहां पर स्वच्छता, सजावट, सफाई इत्यादि का कार्यक्रम वहां करेंगे और दीपोत्सव करेंगे। दीपावली के दिन जिस प्रकार से अपन दीपक लगाते हैं, ऐसे हम बाबा साहब के स्मारक के आसपास उस दिन दीपक लगाकर शाम को दीपोत्सव मनाने का काम करेंगे। 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी सभी नेता कार्यकर्ता संविधान की प्रस्तावना का सार्वजनिक तौर पर पाठ करेंगे, अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद में हम मिठाई वितरण के कार्यक्रम करेंगे। और इसका उद्देश्य क्या होने वाला है आंगनबाड़ी? राजपाल जी, इसका उद्देश्य क्या होने वाला है? बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि बाबा साहब हमारे हैं। हम तो यह साबित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की संरक्षण का सम्मान नहीं कर रही है, उस बात के उस भ्रम को हम हमारे कर्मों के माध्यम से, कर्तव्य हमारा है, हम सरकार में, हम संगठन है, हमारे संगठन के द्वारा हम जो कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम को से जनता भ्रमित न हो। लेकिन राजपाल जी ये आरोप तो बहुत पहले से चलते आए हैं, केंद्र सरकार बहुत पहले से बीजेपी की, और अगर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बहुत लंबे वक्त से, इससे पहले भी कई बार आरोप लगते आए हैं। लेकिन कांग्रेस के इस अभियान के बाद ही ऐसा कदम बीजेपी की तरफ से क्यों? नहीं, देखिए, कांग्रेस के अभियान के बाद ऐसा नहीं है। अगर आप बात करेंगे तो गांधी जी की बात करें, चाहे अंबेडकर जी की बात करें, शिवाजी की बात करें, चाहे महाराणा प्रताप की बात करें, इस देश के महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलने का काम सदैव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। हमने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारा मूल उद्देश्य ही समाज के शोषित वंचित व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने का है। अंबेडकर जी भी यही कह रहे थे। अंबेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था से लगाकर तमाम तरीके की जो बात संविधान में कही, वो नागरिकों को उनके कर्तव्य और उनके अधिकार देने की बात कही। उन्होंने यही तो कहा कि जो आज शोषित है, वंचित है, वो समाज की मुख्य धारा में आए। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने भी यही कहा कि दीनदयाल जी ने अंत्योदय के माध्यम से, जिसको हमने सरकार के माध्यम से गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से लागू किया, उन्होंने भी यही कहा कि समाज के राजपाल जी वापस आऊंगा मैं, स्पर्श जी का भी रख लेते चर्चा में, उनको भी शामिल कर लेते हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम उस काम में लगे हुए हैं। ठीक है, आऊंगा, वापस से आऊंगा आपके पास। राजपाल जी आता हूं, वापस से आऊंगा आपके पास। स्पर्श जी का मैं रुक कर लेता हूं। स्पर्श जी, पूरी बात आपने राजपाल जी की सुनी। कोई भी पार्टी संविधान की ठेकेदार नहीं हो सकती। बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करने का अधिकार हर व्यक्ति, हर पार्टी के सदस्य को है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी हर बार संविधान का अपमान करती है, बाबा साहब का अपमान करती है? इस बार कार्यक्रम भी चला रही बीजेपी। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो अमित शाह जी का बयान पे तो आपने चर्चा कर ली, और उन्होंने, मतलब पूरे देश ने देखा कि लोकतंत्र और संसद का हमारे गृह मंत्री कितना सम्मान करते हैं, तो वो बात तो खैर कही जा चुकी है। लेकिन अब क्योंकि कहा गया है कि भय और भ्रम वाली बात भी की गई, तो मैं आपको ले चलती हूं इतिहास के उन पन्नों पर जो खुद आपकी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पितृ पुरुष गोलवलकर जी, MS गोलवलकर जी की किताब द बंच ऑफ थॉट्स में
जिस किस्म से संविधान के बारे में को कोसा गया है, संघीय ढांचे को कोसा गया है ना, तो वो तो सबूत आपने भी पढ़े होंगे, आपकी पितृ संस्था है ना सिसोदिया जी। तो जिस किस्म से हमें ये आज के सबूत देने की तो जरूरत ही नहीं, वो तो सब देख रहे हैं कि सांसद कह रहे हैं संविधान किस किस्म से बदलेंगे अगर हमारे पास 400 प्लस आ जाएगी। वो तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी अगर पढ़ाई लिखाई करते हो, फेक न्यूज से सरकार बहुत चला ली है आप लोगों ने, तो अगर पढ़ाई लिखाई करते हो तो अपने ही पितृ पुरुषों की किताब पढ़िए कि जनवाद के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ एक यूनिफॉर्मिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी ही संस्था से आता है, आपकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता है। दूसरी बात, एक कार सेवक था नाम की किताब है, भंवर मेघवंशी जी लिखते हैं, जो एक लंबे समय तक आरएसएस से जुड़े रहे, कृपया उसे भी पढ़िए सिसोदिया साहब। तो उस किताब में आप जानेंगे कि किस किस्म का दलित विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का है ना। तो एक नहीं है सर, तमाम आपको सबूत मिलेंगे उनसे जुड़े काफी लोगों के। तो संविधान तिरंगा सालों लेकिन तक देखिए स्पर्श जी, संस्था ने स्पर्श तो जी, मैं ये कहना चाहती हूं, देखिए आप स्पर्श जी, ऋषभ अगर जी, आप अगर इतिहास के राजपाल जी पन्नों ने को अपनी बात पलटेंगी, लंबे समय तक कही है तो मुझे अपने नहीं मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैं पूरा समय दूंगा आपको स्पर्श जी, मैं पूरा समय दूंगा। मैं एक अपनी बात रख रहा हूं कि अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो सिसोदिया जी भी इमरजेंसी पर चले जाएंगे, बाबा साहब के चुनाव पर चले जाएंगे। तो इतिहास के पन्नों को पलटने से अच्छा है कि अभी के मुद्दों पर बात की। नहीं, इतिहास में फिर मैं बाबा साहब की संविधान सभा, चुनाव सब पे आना चाहूंगी, तो थोड़ी देर अभी मैं, क्योंकि विचारधारा कहां से आ रहा है उस पर बात कर लेती हूँ। तो जो बाबा साहब की और दलित विरोधी है, जो अंबेडकर जो हमारे सभी की प्रेरणा स्रोत है, उसमें किसी की एक की दावेदारी इन्हें करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जो जिस किस्म से संविधान का हमेशा से विरोध किया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस बाबा साहब की आप प्रतिमा तोड़ते हैं, जिस संविधान की प्रतियां जलाते हैं, जिस तिरंगे को कुचलते हैं, है ना, और संविधान की प्रस्तावना की बंधुत्व की आप बात कर रहे हैं, और संसद में बैठकर दानिश अली को गाली देने वाले भी आप ही के सांसद थे। तो अगर आप लोगों को मूर्ख समझते हैं और जो करोड़ों दलितों के, करोड़ों जो अंबेडकर को भगवान मानते हैं, उनको आप गाली दे रहे हैं कि अंबेडकर बोलना फैशन हो गया है। क्या आपको उद्देश्य समझ में आता है बीजेपी का? स्पर्श जी, क्या उद्देश्य समझ में आता है आपको? बीजेपी की स्थापना दिवस से लेकर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती तक ये जो तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कहीं कहीं पर कार्यक्रम होंगे, संविधान के बारे में बताया जाएगा, लोगों से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में प्रतिक्रिया ली जाएगी, बाबा साहब के बारे में बताया जाएगा। आपको इसके पीछे क्या उद्देश्य लगता है बीजेपी का? यही उद्देश्य है। पहले तो डैमेज कंट्रोल, और दूसरा, अब देखिए आप शब्दावली देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन खुद ही संघीय ढांचे के खिलाफ है, आप उसको संविधान के मतलब गजब है, गजब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को, जब मैं देखती हूं कि जिस संविधान का हर दिन सड़क, संसद पे आप गला घोट रहे हैं, 141 सांसदों को बाहर निकालकर आपके कानून पारित हो रहे हैं, संसद की बैठकें कम हो गई हैं, नेता प्रतिपक्ष को आप बोलने नहीं दे रहे। तो बहुत उदाहरण ही तो कुछ एक दो अभी मेरे जेहन में आ रहे हैं। तो आप उस संविधान की प्रस्तावना का, हम तो चाहेंगे, मैं आपको ये कहना चाहूंगी ऋषभ जी, और मैं सिसोदिया जी से भी कहूंगी कि भारत, आपका जो स्वदेश न्यूज ने कहा कि देश सबसे पहले, तो मुझे लगता है देश की आत्मा हमारा संविधान है। तो संविधान को और बाबा साहब अंबेडकर को माला पहना रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है और बहुत सही है। लेकिन मेरा सवाल है कि अचानक कैसे याद आ गई जब हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया, ये अचानक कैसे याद आया कि अमित शाह जी ने जो डैमेज किया है संसद में बोलकर उससे। तो मेरा कहना यही है कि ढकोसला करना बंद कीजिए। देश में आपकी विचारधारा कैसी, इस पे मैं प्रकाश डाल चुकी हूँ, और देश में किस किस्म से आप दलित विरोधी अपराधों पे आपका रिएक्शन क्या है, दलितों के साथ आपका रिएक्शन क्या है, और संविधान की आत्मा को कुचलने के लिए, ठीक है, राजपाल जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। स्पर्श जी, आऊंगा वापस से आपके पास। सिर हिलाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे सिसोदिया साहब। सिसोदिया जी, अपनी बात रखिए, पूरी बात आपने सुनी, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े आरोप भी लगा रही थी स्पर्श जी। डैमेज कंट्रोल करने की भी बात उन्होंने कही, क्या ये डैमेज कंट्रोल है? हम तो कभी बड़ी बात करते ही नहीं है, हम तो बड़े काम करते हैं। बातें वो करते हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होता है, बातें वो करते हैं जिन्हें जब अवसर मिला 60 साल तक कुछ नहीं किया दलितों के लिए, वो आज बातें ही करेंगे, क्योंकि जब उनको अवसर दिया था, जब उन्होंने कुछ किया नहीं। हमको आज अवसर मिला है जनता की कृपा से, तो हम आज समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर, हमारे वो शोषित वंचित पिछड़े जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इस बात की राह देख रहे थे कि कोई आएगा और उनकी उंगली पकड़ के उनको मुख्य धारा में लाएंगे, तो वो मुख्य धारा में लाने का काम हम कर रहे हैं विभिन्न गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के माध्यम से। आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा समूह तैयार हुआ हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से, और वो जो हितग्राही है वो फिर हम जात पात की बात नहीं कर रहे हैं,
हम किसी धर्म अगड़े पिछड़े की बात नहीं कर रहे। हम उस व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो समाज का शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, उसको मुख्य धारा में ला रहे हैं। और यही जो काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व हम कर रहे हैं, इसको हमने एक नया नाम दिया है, समाज ने नया नाम दिया है, एक नई परिभाषा बनी है, इसका नाम है संतुष्टिकरण। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर सबका जीवन स्तर ऊंचा उठे, तो इसको हम संतुष्टिकरण की बात कहते हैं। हमने किसी समाज को आगे लेकर किसी वर्ग के प्रति भेदभाव करके इन योजनाओं को लागू नहीं किया है, सबके लिए किया है, सर्वहारा के लिए किया है। इसीलिए आज हम संतुष्टिकरण की एक योजना के माध्यम से संतुष्टिकरण की एक थीम को देश के अंदर प्रतिस्थापित कर पाए और उसको समाज ने स्वीकार किया। इसलिए लगातार देश के कई राज्यों में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है। क्यों? क्योंकि इस संतुष्टिकरण की नीति को देश की आम जनता ने स्वीकार किया है। ये तुष्टिकरण के विरुद्ध एक प्रहार भी है। जहां कांग्रेस जब जब सत्ता में रही, इसने तुष्टिकरण की बात कही, समाज के किसी वर्ग को आगे बढ़ाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी बहुसंख्यक के अपमान करना, बहुसंख्यकों के मान सम्मान पर चोट करना, ये कांग्रेस का चरित्र रहा। हमने किसी के ऊपर चोट नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने समाज लेकिन ये जो कार्यक्रम कर रही है बीजेपी, कांग्रेस ने तुष्टिकरण किया, हमने संतुष्टिकरण। राजपाल जी, ये जो कार्यक्रम बीजेपी करने जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति जनता के मन में क्या है, ये टटोलना भी क्या एक मकसद है इस कार्यक्रम के जरिए? अगर हम कोई चीज लेके आ रहे हैं तो मन भी टटोलेंगे। और पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष सिस्टम है, एक हमारा मैकेनिज्म है काम करने का। हमारे यहाँ कार्यालय होता है, जहां से बैठ के अभी मैं डिबेट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कार्यकर्ता होता है, जो मैं हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। और हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं जो भी हमने दिए। कार्यालय पे बैठकर कार्यक्रम तय होते हैं और कार्यक्रम को मेरे जैसे कार्यकर्ता नीचे जाके मूर्त रूप देते हैं। ये हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम को हम मोबिलाइज कर रहे हैं। हमारे कार्यालय पे एक बैठक होती है, उस बैठक में हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व बैठता है, वो कार्यक्रम तय करता है माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में। और उस कार्यक्रम को जब है कार्यकर्ता, मेरे जैसे कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को लेकर फिर क्षेत्र में जाते हैं। फिर 13 तारीख को दीपोत्सव मनाते हैं। कहां पे? अंबेडकर जी की प्रतिमा पे। कहां पर? 14 तारीख को मिठाई बंटती है अंबेडकर जी की प्रतिमा पे। हम उस दलित बस्ती में जाते हैं, उनके बीच में बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, उनके कर्तव्यों की बात करते हैं, सरकार की योजना बताते हैं और सरकार की योजनाओं से जो लाभान्वित लोग हैं उनके साथ चाय पीते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति है। अब इसमें किसी के पेट में मरोड़ उठे तो उठते रहे, हमको क्या तकलीफ उससे? बीजेपी रणनीति के तहत काम कर रही है और पूरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कार्यक्रम को करना है वो भी तय है। और दलितों के बीच में सरकार के बारे में जानकारी देना, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना, अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो दिक्कत क्या है? करना क्यों पड़ रहा है इस पे चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से इसलिए करना पड़ रहा है कि आपने नहीं करा, आप करते तो सिसोदिया जी लोकतंत्र इसलिए करना पड़ रहा है हमको। एक मिनट, लोकतंत्र सीखिए, संविधान आप कर देते हैं, इनका जीवन स्तर ऊंचा उठा देते, हमको करना ही नहीं पड़ता। हमको आगे लेटरिन बना के देनी पड़ रही है, शौचालय हमको बना के देना पड़ रहा है, आपने वो भी बना के नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनना भी सीखना चाहिए, लोकतंत्र में अरे नहीं तो आपके जवाब दे रहा हूँ, आपने प्रश्न करा ना कि क्यों करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है कि आपने नहीं करा। लोकतंत्र कोई तो करे, कोई कहा तो करे आके। सुनना सीखिए, मेरी बात मुझे कह लेने दीजिए, यही लोकतंत्र है ना? सुनिएगा तो जो बात कराना कि क्यों करना पड़ा तो मेरे को जवाब देना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं जवाब देता। बोलिए प्लीज कंटिन्यू। सकती हूँ, मुझे बोलने दीजिएगा, प्लीज कंटिन्यू करिए। करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको, आपके प्रति लोगों को जो शक है उसके आंकड़े हैं, वो सबूत हैं। मैं अब उदाहरण देती हूँ हमारे देश की असमानता की। और आप जिस किस्म से कह रहे हैं, सरकारों में SC ST तमाम कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन के जो प्रोविजंस है, तमाम चीजें जो आर्थिक रूप से जो कोटा होता है, सारी चीजें होती हैं, वो हमेशा से हर योजना में भारत देश में रही है, कोई आप अलग से नहीं लाए हैं। दूसरी बात, जहां तक बात है अधिकारों की, आप अधिकारों की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि यूपीए सरकार, भारत की कांग्रेस की जो सरकार है, सबसे ज्यादा जो अधिकारों की बात, चाहे राइट टू फूड कह लीजिए, राइट टू एजुकेशन कह लीजिए, इवन जिस भूमि अधिग्रहण जो भी आपके माननीय मोहन यादव जी करने जा रहे हैं, जमीन कब्जाने जा रहे हैं, उसके लिए भी कानून कांग्रेस के काल में आया था। तो मेरा ये कहना है कि जब हमने, हमारे देश ने एक समतावेशी, समावेशी संस्कृति डेवलप की थी, उसमें आपकी सरकार को ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके काल में इन 10-11 सालों में सबसे ज्यादा गरीबी, 80 करोड़ लोगों को राशन देना आपके काल में पड़ रहा है, सबसे ज्यादा भूखी आपके काल में है। हंगर इंडेक्स उठा के देख लीजिए। इसके अलावा ये अंग्रेजों के जमाने के बाद की सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता इस समय भारत में है। तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि हम तो हमेशा से करते हैं, आपको करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपकी सरकार नाकाम रही है। आपसे आपकी सरकार आंकड़ों से इतना डरती है
कि जनगणना नहीं कराती है, फैक्ट्स की बात नहीं करती, फैक्ट्स को टटोल देती है और फेक न्यूज से आपकी सरकारें चल रही हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, वापस जो आपने इतने सारे बताया कि आप रणनीति कर रहे हैं, आपको रणनीति की आवश्यकता इसलिए पड़ी, वो भी अचानक, क्योंकि माननीय अमित शाह जी जो है गृह मंत्री होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे थे जो करोड़ों दलितों, क्या मेरे हिसाब से किसी भी भारतवासी के लिए जो संविधान की तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है, उसको शर्म आती है, उसको दुख होता है कि हमारी संसद में क्या हो रहा है, राइट। और जहां तक बात है, आप जो जिस किस्म से बड़े दावे ठोकते हैं कि हम लोग ना बड़े बातें नहीं, बड़े काम नहीं करते हैं, आपके लोग दरअसल बड़े काम सड़कों पर चीजों को ध्वंस करने का करते हैं, सांप्रदायिकरण करने का करते हैं। आप जब तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की बात कर रहे हैं ना, आपके कारण भारत के करोड़ों गरीब आज भी मुख्य धारा से बाहर है, अर्थव्यवस्था से। आप जो मजदूरों किसानों की हालत क्या है वो दिख रहा है, हमारे किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वंचित वर्ग के प्रति आपकी जो सोच है, आपकी जो पॉलिसीज है, जो नीति रही है, वो सबने देखा है। इस वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। तो आप ना ढकोसले करना बंद कीजिएगा और संविधान की प्रस्तावना, चर्चा आखिरी दौर में राजपाल जी, प्रतिक्रिया, बड़े आरोप स्पर्श जी लगा रही हैं और बता रही है डैमेज कंट्रोल है। जिस तरीके से दलितों के साथ बीजेपी ने जो काम किया है उसका डैमेज कंट्रोल ये कार्यक्रम के जरिए बीजेपी करने जा रही है। प्लीज प्रतिक्रिया। देखिए, अब अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर रहे हैं तो कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता साथी को जो है स्पर्श जी को इसके अंदर ढकोसला दिख रहा है, तो संविधान का अपमान कौन कर रहा है? अगर प्रस्तावना के वाचन को ढकोसला बोलती है मेरी कांग्रेस की मेरी प्रवक्ता साथी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संविधान इनकी जेब में है। और राहुल गांधी तो जेब में पॉकेट में ऊपर के में रखते हैं, छोटा संविधान बताते कि संविधान मेरी जेब में। तो ये संविधान को जेब में रखने वाले लोग, इन्होंने संविधान से प्रदत्त अधिकारों को जनता तक नहीं पहुंचने दिया। खुद इनके राजीव गांधी कहा करते थे, मैंने खुद सुना है मेरे कानों से उनके भाषण से, मैं समझने जैसा हो गया था जब उन्होंने ये दिया था, मैं राजनीतिक समझ आ चुकी थी मुझमें, तब उन्होंने बोला था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे मेरे ये सिस्टम के लोग खा जाते हैं, 15 पैसा जो है हितग्राही तक पहुंचता है, 85 पैसा सिस्टम खा जाता है, भ्रष्ट कांग्रेस के सिस्टम के लोग खा जाते हैं। आज उस रुपये को 1.25 रुपये में चलाने का काम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना से किसने किया? वो मोदी जी ने। तो क्या कहा जा रहा था? जी सिसोदिया जी, कुछ तकनीकी इशू? कि मोदी जी ने उस रुपये को, जिसको राजीव जी के समय में उस रुपये की वैल्यू 15 पैसे थी, उसको 1.25 रुपये में चलाने का काम हमने कर दिया। तो यही सुशासन है, इसी को सुशासन कहते हैं। यही संविधान में प्रदत्त अधिकार है नागरिक का, जो हमने उस तक डिलीवर करने का काम। ठीक है सिसोदिया जी, अभी हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरा देश मनाने वाला है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर सियासत शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजपाल जी। स्पर्श जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की खास पेशकश में हम बात कर रहे थे अंबेडकर की विरासत की, दावेदारी की सियासत की। अब इस पर सियासत तो हो रही है, लेकिन 14 अप्रैल को पूरा देश जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगा तो उस दौरान बयानबाजी का दौर कैसा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें SwadeshLive.com पर।